चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो आज नए सिरे से हम लोग हिंदी का शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के हिसाब से जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब का, क्यों ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा ज्यादा रहता है और उसके बाद सब्जेक्टिव में मात्र 2 नंबर का आपका रहता है। तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी अब शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या भैया एक निबंध है। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891। जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में कहा हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहा हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करें इनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए यानी हायर क्लास के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, जो कि अमेरिका है। फिर वहां से वो लंदन गए, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक किस अनुवाद में पढ़ा था? वाङ्मय। किस अनुवाद में? वाङ्मय के जरिए पढ़ा था। आगे बात करते हैं इनके चिंतन व रचनात्मक के 3 प्रेरक कौन रहे? याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे बात करते हैं इनके निधन की। तो निधन हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में। निधन कब हुआ था? 1956 दिसंबर दिल्ली में। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें, रचनाएं, कविताएं कौन कौन सी थी, जो कि एग्जाम से रिलेटिव है। तो द कस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हु आर दे, हु आर शूद्राज, ये सभी इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनके सहायक कौन थे? ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। यह भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। तो याद रखिएगा, ये इसका रूपांतरण यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रूपांतरण या अनुवाद किसने किया था? तो ललई सिंह यादव जी ने। और इसको लिया कहां से गया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, जो कि क्या एक भाषण है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मुख्य बातें, मुख्य बिंदु। आगे बात करते हैं बोध और अभ्यास के बारे में। तो देखिए, इस निबंध में लेखक का एक ही कहना है कि भैया जाति प्रथा जो है श्रमिक का विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं श्रम में विभाजन नहीं होना चाहिए, कि अगर वो जिस जाति का है वो वही काम करेगा, वो जिसमें कुशल हो उसको वही काम करना चाहिए। यही चीज इस चैप्टर में आपको बताया गया। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। याद रखिएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो कि क्या है? अस्वाभाविक है, जो कि सही नहीं है। तो यही विडंबना की बात लेखक ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक मानता है, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जातिवाद के पोषकों का तर्क क्या है? यह है कि आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी सभ्य समाज, जो भी समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जिसके पास कार्य की कुशलता है वो अपने हिसाब से श्रम कर सकता है, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा जो हो रही है उसके साथ साथ श्रमिक विभाजन भी हो रहा है, यानी श्रमिकों का विभाजन भी हो रहा है। लेखक की दृष्टि में यही बात आपत्तिजनक है कि भैया जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो चलिए बात करते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की जनन क्षमता और रुचि पर आधारित ना होकर
जन्म और सामाजिक दबाव पर आधारित होती है। यानी भैया जन्म में आप क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सामाजिक दबाव के कारण आपकी श्रम विभाजन को बांटा जाता है। आगे बात करते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, व्याख्या करें। चलिए, जाति प्रथा आज भी भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी रुचि या योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर एक निश्चित पेशे से बांध देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए सोनार है तो भैया सोने का ही काम करेगा, यानी सोनार का ही काम करेगा। यहाँ पे समाज में इस किताब के अनुसार ये चीज को बतलाया जा रहा है। अब कोई बड़ी है तो वही लकड़ी का ही काम करेगा, उसके अंदर योग्यता है कि राजमिस्त्री का काम कर सकता है, तो उसे दिया नहीं जाएगा भैया तू उसी का काम कर, उसमें तेरा ज्यादा योग्यता है। तो ये सब चीज है, छोटी छोटी बातें। तो यही हमारा प्रत्यक्ष कारण बना है, यानी जाति प्रथा आज भी भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी रुचि या योग्यता के बजाय उसके जन्म के आधार पर एक निश्चित पेशे में क्या करता है, बांध देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिसंख्यक लोग ऐसे कार्य से जुड़े होते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वह जीवन यापन यानी जीवन जीने के लिए वैसे कार्यों से जुड़े होने को विवश होते हैं, वैसे कार्य करने पर विवश होते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का दिल ना लगता हो, ना दिमाग लगता हो, तो बताइए कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है भैया, वो कैसे उन्नति कर पाएगा, है ना। तो यही चीज लेखक बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो लेखक के अनुसार अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या होना चाहिए भैया, समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, पाठ के आसपास का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, विचार करें। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्राचीन कानून निर्माता मनु के विपरीत आधुनिक भारत के लिए न्याय, समता और स्वतंत्रता पर आधारित संविधान का निर्माण किया। इन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति व विवाह के क्षेत्र में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की, जो कि एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की नींव है। यहाँ पे मनु का मतलब सीधा समझिएगा सिकंदर से है, ठीक है। मनु का मतलब क्या है, सिकंदर से है, यानी सिकंदर का शासन, सिकंदर ने जैसे भारत में अपना नाम कमाया था, उसी तरह भीमराव अंबेडकर जी ने भी नया कानून व्यवस्था लाके और बिल कोड पास करा के महिलाओं को अधिकार दिला के सिकंदर का अवतार लिया था। तो ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर एंड टोटल क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जितने भी आपके 10th के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट बहुत बढ़िया गया था, वीडियो से भी और ऑफलाइन से भी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।